नमस्कार साथियों, बात करेंगे आज भारत के उन स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के अंदर अपना अमूल्य योगदान दिया है। वैसे तो भारत की आज़ादी में अनेक स्वतंत्रता सेनानी अपने रक्त से मातृभूमि को सिंचित करते हुए आज इस दिन के लिए जिस जगह पर हम सांस ले रहे हैं, जिस वातावरण के अंदर हम रह रहे हैं और जहां हम जी रहे हैं, वो दिन जिस रूप में हमारे पास में आया, उसमें जिन जिन बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया, उसमें से एक थे महात्मा गांधी। भूतो न भविष्यति, ऐसे व्यक्ति के बारे में हम जानने जा रहे हैं। प्रारंभिक जीवन की घटनाएं देखें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर के अंदर हुआ था। एक साधारण परिवार के अंदर जन्मे, एक साधारण परिवार के अंदर पले पोषे, दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल बनकर गए जिन्हें भारत ही नहीं अपितु आज संपूर्ण विश्व अहिंसा के पुजारी के रूप में जानता है। माता पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो महात्मा गांधी की जो माता थी, माता का नाम था पुतलीबाई। महात्मा गांधी की माता पुतलीबाई एक सद्विचार सद्ग्रहिणी थी। धार्मिक विचारों से ओतप्रोत पुतलीबाई, और इन्हीं पुतलीबाई का प्रभाव महात्मा गांधी के जीवन में भी देखने को मिलता है। महात्मा गांधी के पिता के बारे में बात करें, महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी एक वैश्य व्यापारी, जिनके व्यापार में प्रारंभिक रूप में महात्मा गांधी भी अपना हाथ बटाते हैं, लेकिन अद्भुत और अद्वितीय प्रतिभा होने के कारण महात्मा गांधी प्रारंभ से ही विशेष करने की मन में दृढ़ इच्छा लेकर रहते हैं। 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा के साथ में महात्मा गांधी का विवाह हो जाता है। तदुपरांत महात्मा गांधी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद महात्मा गांधी 1888 के अंदर इंग्लैंड के अंदर वकालत करने के लिए जाते हैं। अब जब महात्मा गांधी की वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड में पूरी हो जाती है, तो वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1891 में महात्मा गांधी भारत लौटकर आते हैं। 1891 से लेकर 1893 तक महात्मा गांधी भारत में ही रहे और भारत में उन्होंने वकालत की, लेकिन उसके बाद में महात्मा गांधी को बुला लिया जाता है दक्षिण अफ्रीका के अंदर 1893 के अंदर। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के अंदर गए, दक्षिण अफ्रीका में भी उन गोरे यूरोपियों का शासन था। महात्मा गांधी ने वहां की स्थिति को देखा, बड़े विचलित हुए महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने ठाना कि यहां जो ये रंग भेद और नस्ल भेद चल रहा है, उसे मुझे जड़ से हटाना है। स्वयं महात्मा गांधी उस रंग भेद और नस्ल भेद के शिकार हुए। फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे थे, सामान को फेंक दिया गया, कई सारे अत्याचार वहां पर महात्मा गांधी को सहने पड़े, लेकिन वो सत्य और अहिंसा का पुजारी अपने सत्याग्रह को अपनी शक्ति बनाते हुए वही दक्षिण अफ्रीका के अंदर आंदोलन करता है और अपनी शक्ति का एहसास उन विदेशियों को करवा देता है। महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं, तो महात्मा गांधी के भारत आने से पहले महात्मा गांधी की विचारों की जो हवा थी, वो भारत की आबो हवा में घुल चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध का समय था, महात्मा गांधी का स्वदेश आगमन था। प्रारंभ में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का, उन यूरोपियों का, उन ब्रिटेनियों का साथ दिया, इसलिए प्रसन्न होकर उन इंग्लैंड वालों ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी। महात्मा गांधी 1915 में जब आए, उसी समय भारत के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर भारत की प्रमुख जो राजघराना के जो राजा, नवाब और शासक थे, उनको आमंत्रित और निमंत्रित किया गया था। उसी में महात्मा गांधी को भी बुलावा भेजा गया। उस बुलावे को पाकर जब महात्मा गांधी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गए, तो महात्मा गांधी ने कहा, आज इस सभा को देखकर मन बड़ा विचलित हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों को वास्तव में यहां पर उपस्थित रहना चाहिए, उनकी उपस्थिति मुझे यहां नगण्य नजर आ रही है। महात्मा गांधी के इन विचारों को जानकर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने महात्मा गांधी को कहा कि मोहनदास, अगर सच में तुमको भारत की स्थिति को जानना है, तो भारत की स्थिति को जानने के लिए तुमको भारत के गांव-गांव घूम-घूम कर गांवों का दौरा करना चाहिए। इसी बात को महात्मा गांधी अपने जहन में उतारते हुए गांव-गांव घूमने का दृढ़ निश्चय करते हैं और गांव-गांव घूमते घूमते पहुंच जाते हैं महात्मा गांधी 1917 के अंदर बिहार का एक छोटा सा उस समय का कस्बा, जिसका नाम था चंपारण। और महात्मा गांधी जब चंपारण जाते हैं, तो देखते हैं कि चंपारण के अंदर नील की खेती करने वाले जो किसान थे, वो बड़े दुखी, बड़े निराश और हताश हुए थे। उन किसानों की समस्या को जानकर महात्मा गांधी उनके साथ जाते हैं और महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सबसे पहला सत्याग्रह किया जाता है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्यों होता है, क्या समस्या थी चंपारण के किसानों को? तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वहां जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उन किसानों से जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी। महात्मा गांधी ने उनकी समस्या का उन्मूलन करने के लिए, उनकी समस्या को समाप्त करने के लिए उनके साथ में सत्याग्रह करते हैं और उनकी समस्या का कई हद तक समाधान भी कर देते हैं।
यहां से जो सद शुरुआत हुई, उस शुरुआत की जब संपूर्ण भारत के अंदर खबर फैलती है, तो महात्मा गांधी जब 1918 में गुजरात आते हैं, तो गुजरात के अंदर अहमदाबाद के मिल मजदूर, वो भी बड़े समस्या से ग्रसित, उन मजदूरों की समस्या का समाधान करने के लिए महात्मा गांधी भारत में सबसे पहले करते हैं भूख हड़ताल। किस बात की समस्या थी, किस बात को लेकर अहमदाबाद के जो मजदूर थे, वो मजदूर वहां पर चिंताग्रस्त हो रहे थे। मजदूरों की मांग थी, जो हमें बोनस दिया जा रहा है वो बोनस निरंतर जारी रखा जाए, जो हमारा काम का समय है वो काम का समय घटा दिया जाए, और साथ ही साथ हमारे वेतन के अंदर वृद्धि कर दी जाए। इन्हीं बात को लेकर जब महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की, तो मित्रों जानकारी होनी चाहिए, उस भूख हड़ताल का संपूर्ण भारत पर बड़ा ही असर पड़ा, और उस भूख हड़ताल को देखते हुए अंग्रेजों को महात्मा गांधी के सामने झुकना पड़ा। इसके बाद गुजरात के ही खेड़ा में अकाल पड़ता है, और अकाल ग्रस्त वो किसान, और जबरन उन किसानों से उस अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उस अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा कर वसूल करने का खेल खेला जा रहा था। किसान भूखे मर रहे थे, पेट भरने के लिए अनाज नहीं था, उसके बाद भी उस औपनिवेशिक सरकार को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने शौकों को पूरा करने के लिए, अपने आप को सही तरीके से ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जबरन आकर अधिकारी वहां अत्याचार कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उनको दुखी कर रहे थे। ऐसे में महात्मा गांधी जाते हैं और खेड़ा के किसानों का साथ देते हैं। खेड़ा के किसानों का जब साथ दिया, तो खेड़ा के किसानों का साथ देने के बाद खेड़ा के किसानों का जो कर था वो कर माफ कर दिया गया था, कुछ हद तक कर को कम कर दिया गया था। उसी समय भारत में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है, और सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित उस कमेटी के द्वारा एक कानून पारित कर दिया जाता है, क्योंकि भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दबाना था, भारतीयों की उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को कुचलना था, और किसी भी हद में उन भारतीयों को स्वतंत्रता हासिल करवानी नहीं थी, स्वतंत्रता तक उनको पहुंचने देना नहीं था। तो जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, उस रॉलेट एक्ट के अंदर बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना किसी कानूनी मुकदमे के, बिना किसी अदालती कार्रवाई के 2 साल तक उनको जेल के अंदर बंद रखने का प्रावधान किया गया था। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी फिर बीड़ा उठाते हैं, और महात्मा गांधी इस कानून को काला कानून कहते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में इस कानून की निंदा होती है, इस कानून का विरोध किया जाता है, और जगह जगह जुलूस और हड़ताल की जाती है। इसी संदर्भ में एक घटना घटती है पंजाब के अमृतसर में, और पंजाब के अमृतसर में एक छोटा सा बाग जिस नाम था जलियांवाला बाग। उस जलियांवाला बाग के अंदर 13 अप्रैल 1919 के दिन आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग वैशाखी का त्योहार मनाने के लिए एकत्रित थे। उस भीड़ में, उस सभा में कई सारे जो आंदोलनकारी थे, वो आंदोलनकारी भी उपस्थित थे। जनरल डायर के द्वारा संपूर्ण अमृतसर शहर के अंदर मार्शल लॉ लगाया हुआ था, लेकिन उन बेचारे अबोध ग्रामीणों को पता नहीं था कि यहां बैठना, यहां सभा करना हमारे लिए इतना घातक हो सकता है। उस छोटे से संकरे से रास्ते वाले उस जलियांवाला बाग के अंदर वो जनरल डायर अपने उन दुष्ट सैनिकों को लेकर आता है, चारों तरफ से घेर लिया जाता है और अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती है। महात्मा गांधी का हृदय मानो फट सा रहा था इस घटना के बारे में सुनने के बाद। महात्मा गांधी ने ठान लिया, अब तक इनके सामने हम लोग जो निवेदन करते रहे, उन निवेदनों से अब काम चलने वाला नहीं है। कुछ ऐसा करें जिससे ये संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य भारत से समाप्त हो जाए। तो महात्मा गांधी ने अपने इन्हीं विचारों को साकार रूप देने के लिए, इन्हीं विचारों को मूर्त रूप देने के लिए असहयोग आंदोलन करने का निर्णय किया, क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि भारत में इन अंग्रेजों का जो शासन स्थापित हुआ है, वो शासन केवल और केवल भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। अगर भारतीय इनका साथ नहीं देंगे तो स्वतः ही इनके शासन का यहां पर समाप्ति हो जाएगी। इसी बात को साकार करने के लिए महात्मा गांधी अपनी ही स्वयं की पुस्तक हिंद स्वराज से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और महात्मा गांधी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज से प्रेरणा प्राप्त करके नागपुर अधिवेशन से जब 1920 के अंदर कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन को सहमति प्रदान कर दी जाती है, तो संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन से संबंधित गतिविधियों का संचालित करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना,
भारतीय छात्र छात्राओं को और शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि उन अंग्रेजों के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों के अंदर और विद्यालयों का बहिष्कार किया जाए। वकीलों से आग्रह किया जा रहा है कि अदालतों का बहिष्कार किया जाए। बहुत हद तक ये आंदोलन अपने सीमाओं तक पहुंच भी रहा था। लेकिन फरवरी 1922 के अंदर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर दुर्भाग्य से एक घटना घट जाती है, वो चोरा चोरी कांड। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा ही था, चारों तरफ असहयोग आंदोलन का विस्तार हो रहा था। उसी समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल रहा था और उस जुलूस पर ब्रिटिश पुलिस के अधिकारियों के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। ब्रिटिश पुलिस के द्वारा जब लाठीचार्ज किया गया, जो शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक तरीके से महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, वो आंदोलन हो चुका था अब उग्र। और महात्मा गांधी की जो सत्य और अहिंसा की बातें थी, उस गुस्साई भीड़ ने उन बातों को भुलाकर पूरी की पूरी पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें कई सारे पुलिस के जो सिपाही थे वो जलकर मर गए। महात्मा गांधी को जब इस घटना के बारे में जानकारी पता चलती है तो महात्मा गांधी बड़े दुखी होते हैं और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद महात्मा गांधी कुछ समय तक समाज सेवा के कार्यों के अंदर लग जाते हैं। दलितों को और पिछड़ों का उत्थान करने का जो कार्य था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। महात्मा गांधी भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन को अपनी 11 मांगे रखते हुए एक प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। कह रहे हैं हमारी इन 11 मांगों को स्वीकार किया जाए, और साथ ही साथ लॉर्ड इरविन को कह रहे हैं कि यहां जो मैं मांग रख रहा हूं ये केवल मांग नहीं है, साथ ही साथ इस मांग को आप एक मेरी चुनौती समझ लेना, क्योंकि अगर मेरी यहां इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संपूर्ण भारत में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा कि अंग्रेज साम्राज्य पूरा का पूरा हिल जाएगा, साम्राज्य पूरा का पूरा बिखर जाएगा, टूट जाएगा। महात्मा गांधी की जब बातों के ऊपर लॉर्ड इरविन ने ध्यान नहीं दिया तो महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम से 78 विश्वसनीय स्वयंसेवकों को लेकर निकल पड़े हैं दांडी की ओर। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी की रहती है ये दांडी यात्रा। महात्मा गांधी जब 6 अप्रैल को समुद्र के किनारे स्थित दांडी नामक स्थान पर पहुंचे तो संपूर्ण रास्ते भर में भारत के अलावा विदेशी मीडिया महात्मा गांधी को कवरेज करने के लिए पहुंचा था। अब महात्मा गांधी न केवल भारत के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे। संपूर्ण विश्व के अंदर इस घटना को प्रसारित किया गया था। महात्मा गांधी ने उस समुद्र के किनारे पहुंचकर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए उस नमक कानून को तोड़ने की पहल की। महात्मा गांधी समुद्र के पानी को लेते हैं, उस पानी को उबालकर नमक बनाने का कार्य करते हैं। यहां से महात्मा गांधी की सविनय अवज्ञा आंदोलन की यात्रा प्रारंभ होती है। यह आंदोलन इतनी मजबूती के साथ में और इतने बड़े रूप में भारत के अंदर प्रसारित हो रहा था कि अब लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी की बातों को मानना पड़ा, महात्मा गांधी के आगे झुकना पड़ा और महात्मा गांधी से समझौते करने के लिए तैयार हो रहा है। जब लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में 5 मार्च 1931 में समझौता हो रहा है, उस समझौते को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को राजी कर लिया है लॉर्ड इरविन ने इंग्लैंड के अंदर होने वाले गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, लेकिन वहां बात बनती नहीं, उल्टी बात बिगड़ जाती है। अंबेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में थोड़ी सी वहां पर तनातनी हो जाती है। महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन को बीच में छोड़कर पुनः भारत आ जाते हैं और पुनः भारत आकर फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। इसी दौरान महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और फिर महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में 1932 में पूना पैक्ट या पूना समझौता होता है, जिसमें महात्मा गांधी अंबेडकर जी को और अंबेडकर जी महात्मा गांधी को दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच की जो बातें थी वो बातें, अपने गिले शिकवा जो थे वो समाप्त होते हैं। दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत हो जाते हैं और फिर एक साथ आगे नए आंदोलन के लिए, नई प्रकार की रूपरेखा बनाने के लिए विचार रखे जाते हैं। इधर 1939 के अंदर दूसरे विश्व युद्ध का आगाज हो जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर इंग्लैंड को जब भारतीयों की आवश्यकता पड़ती है और इंग्लैंड सरकार भारतीयों के सामने फिर एक बार निवेदन करती है कि आप हमारा साथ दो, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही भारत को आजादी मिल जाएगी।
इधर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही 1942 में भारत के अंदर एक ऐसा विशाल और उग्र आंदोलन प्रारंभ हुआ जिस आंदोलन में महात्मा गांधी की भी सक्रिय भूमिका रही थी। वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा दो मुख्य रूप से नारे दिए जाते हैं, करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो। मुंबई के अंदर जो अगस्त क्रांति मैदान है, उस अगस्त क्रांति मैदान से महात्मा गांधी के द्वारा आह्वान करने पर लाखों की संख्या में युवा महात्मा गांधी के इस आंदोलन में साथ देने के लिए तैयार खड़े थे। जब अंग्रेजी साम्राज्य ने देखा कि अब ज्यादा समय तक भारत के अंदर हम टिक नहीं रहेंगे, हम यहां पर बने नहीं रह सकते, तो ऐसी स्थिति में वैश्विक दबाव भी अब बनना प्रारंभ हो गया था और भारतीयों की तरफ से राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से भी अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। महात्मा गांधी की इस सक्रिय भूमिका के द्वारा ही महात्मा गांधी के द्वारा बनाए गए संपूर्ण कार्यक्रमों की रूपरेखा के माध्यम से ही उन अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों के मन के अंदर राष्ट्रवाद के विचार ओतप्रोत होने लग गए हैं और अब हम भारतीयों को अपने गुलाम बनाकर ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भी निर्णय लिया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी। 15 अगस्त 1947 को तो हम आजाद हुए, लेकिन वो जो स्वतंत्रता का दिन हमारे लिए था, खुशी तो थी मन में, लेकिन खुशी के साथ साथ में मन में एक वेदना भी थी। वेदना किस बात की थी? क्योंकि भारत का कर दिया गया था विभाजन। एक अभिन्न अंग पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था। लाखों की संख्या के अंदर स्त्री पुरुष मारे गए थे। सांप्रदायिक हिंसा प्रारंभ हो चुकी थी और उस सांप्रदायिक हिंसा के बाद महात्मा गांधी का मन विचलित होने लग गया था। महात्मा गांधी किसी ना किसी तरह इस हिंसा को रोकने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल चुका था। लाखों की संख्या के अंदर मरे हुए उन लोगों को देखकर बड़े विचलित हो रहे हैं महात्मा गांधी, और धीरे धीरे करते हुए समय आगे बढ़ रहा था। लोगों के घाव भर भी रहे थे, लेकिन 30 जनवरी का दिन आ जाता है और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। संपूर्ण जीवन भर लोगों को जोड़ने का काम करने वाले महात्मा गांधी इस नश्वर शरीर को त्याग कर ईश्वर के पास में वहां अपना जो उनका एक प्रमुख भजन था, वैष्णव जन ते प्यारे लागे, और वहां उस वैष्णवता को साकार करते हुए अंतिम रूप से हे राम का उच्चारण करते हुए भारतीयों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत करते हुए इस धराधाम से वो प्रलोक की प्राप्ति करते हैं और प्रलोक गमन करते हैं।